एकदम से मैं काफी सीरियस हो गया था, जैसे एकदम से आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हो। वो मेरे सामने खड़ा था और अपनी आंखों को अजीब तरह से मटका रहा था। उम्र होगी कोई 12-13 साल, छोटा सा कद, गोरा रंग और चेहरा थोड़ा चपटा। उसने एक सफेद नेकर पहनी हुई थी, आधी बाहों की सफेद कमीज और भूरे रंग के पुराने जूते। गले में मास्क स्काउट्स की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। मेरे परिवार के लोग उसे घेर कर खड़े थे। मेरी वाइफ निर्मला, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कभी उस लड़के को देखती, कभी मुझे और कभी अपने भाई को जो उसे लेकर आया था। उसको देखकर लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मैदान फतेह कर लिया हो। उसे लाने वाला मेरा साला ही था। घर में एक नौकर रखना अब बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई रिश्तेदार सब अच्छे ओहदों पर थे। सबके घर में नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया ना, तो वहां मैंने नौकर होने का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर बस आराम फरमाती थी, जबकि निर्मला सुबह से रात तक काम में लगी रहती थी। मुझे एक जलन सी हुई। वहां से लौटा तो निर्मला ने नौकर चाकर की माला जपनी शुरू कर दी। हर दिन कि उस जैसी बदकिस्मत और दुखी औरत दुनिया में कोई नहीं होगी। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जिनके नसीब में नौकर का सुख होता है। तो उस दिन पहले तो साले साहब से उस लड़के का पूरा किस्सा सुनना पड़ा। वो एक नेपाली लड़का था। उसका गांव नेपाल बिहार बॉर्डर पर था। उसके फादर लड़ाई में मारे गए थे और उसकी माँ अकेले पूरे परिवार को पालती थी। माँ बहुत गुस्से वाली थी और उसे खूब मारती थी। वो चाहती थी कि लड़का घर के काम में हाथ बटाए, जबकि वो पहाड़ों या जंगल में निकल जाता। पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले से उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़कर खाता। कभी कभार वो पशुओं को चराने ले जाता। एक बार उसने एक भैंस को बहुत मारा। ये वही भैंस थी जिससे उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और शायद इसीलिए वो उस भैंस से चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागती हुई सीधा उसकी माँ के पास चली गई, जो पास के खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। ये बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर यहां क्यों आएगा? जरूर इस लड़के ने इसे बहुत मारा है। वो गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का घर आया तो माँ ने भैंस की मार का अंदाजा लगाकर एक डंडे से उसकी डबल पिटाई कर दी और उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़कर घर आ गई। लड़के का मन अपनी माँ से फट गया। वो पूरी रात जंगल में छिपा रहा। सुबह होने से ठीक पहले वो घर पहुंचा और चोरी छुपे अंदर घुस गया। घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे हुए रुपयों में से 2 रुपए निकाल लिए और वहां से 9-2-11 हो गया। वहां से 6 मील दूर बस स्टेशन था, जहां से गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। एक अनजान लड़का और उसके आने से मेरी पूरी दुनिया, मेरी फैमिली, सब कुछ बदलने वाला था। पर कैसे, ये मुझे तब नहीं पता था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है जी? उसने कहा, दिल बहादुर साहब। उसकी आवाज में ना एक मीठी सी झंझनाहट थी। मुझे ठीक से याद नहीं मैंने उससे क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी। बस इतना कि शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और इस घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। अगर वो यहाँ रह गया तो ढंग सहूर सीख जाएगा, घर के बाकी लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी लाइफ आसान हो जाएगी। निर्मला ने भी उसी वक्त कुछ प्रैक्टिकल सलाह दे डाली। इस मोहल्ले में बहुत अजीब लोग रहते हैं, तुम किसी के यहाँ मत जाना। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूं कहकर अंदर आ जाना। और भी बहुत सी बातें। और आखिर में निर्मला ने बहुत ही जेनरस फील करते हुए लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। अब वो सिर्फ बहादुर था, पर बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही खुशनुमा माहौल बना रहा, जैसे पहली बार घर में कोई तोता या छोटा सा पप्पी लाने पर होता है। सुबह सुबह मोहल्ले के बच्चे घर आ जाते और उसे देखकर हंसते, अजीब अजीब सवाल करते। तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। घर के लोग भी उससे ऐसी ही छेड़खानियां करते और वो जवाब कम देता, हंसता ज्यादा था। सबको उसके खाने पीने की बड़ी चिंता रहती। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती, बहादुर, आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूं जो नौकर चाकर को परेशान करती हैं। मैं तो अपने बच्चे की तरह रखती हूं। इन्होंने तो साफ साफ कह दिया है, 100-150 महीना उस पर भले खर्च हो जाए, पर उसे थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी दिन लाई थी और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वो घर के सारे काम करने लगा। सुबह उठकर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता, बिना हाथ का सहारा लिए कुछ दूर तक पेड़ के तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। 1 मिनट में वो पेड़ की चोटी पर दिखता। निर्मला छाती पीटकर कहती, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वो घर की सफाई करता, पोछा लगाता, चाय बनाता, कपड़े धोता, बर्तन मांजता। वो शाम को जब मैं ऑफिस से आता तो घर के सब लोग मेरे पास आकर अपने दिन भर के अनुभव सुनाते। बाद में वो भी आता, एक बार मेरी तरफ देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वो बहुत मामूली सी रिपोर्ट देता, बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था,
या बाबूजी भैया सिनेमा गया था, और इसके बाद ऐसे हंसता जैसे बहुत ही मजेदार बात कह दियो। उसकी हंसी बहुत नरम और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हों। निर्मला कभी कभी उससे पूछती, बहादुर, तुमको अपनी मार की याद आती है? वो कहता, नहीं। क्यों? वो मारता क्यों था? इतना कहकर वो खूब हंसता था, जैसे मार खाना कोई खुशी की बात हो। तो फिर तुम अपना पैसा मां के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। और इस पर वो और जोर से हंसता। रात को काम खत्म करके वो अपने बिस्तर पर बैठ जाता, अपनी जेब से गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, फिर एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता। वो बहुत खुश नजर आता। फिर उसकी जेब से कुछ और चीजें निकलती, कुछ गोलियां, ताश के पुराने पत्ते, पत्थर के सुंदर टुकड़े, ब्लेड, कागज के नाव। वो कुछ देर उनसे खेलता और फिर धीमे धीमे सुर में गुनगुनाने लगता। उन पहाड़ी गानों का मतलब हमें समझ नहीं आता था, पर उनकी मीठी सी उदासी पूरे घर में फैल जाती, जैसे जैसे कोई पहाड़ के सुनसान में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, शायद टू परफेक्ट। और जब चीजें इतनी परफेक्ट हो ना, तो उन्हें नजर लगते देर नहीं लगती। मेरा बड़ा बेटा किशोर काफी शान और शौकत से रहने का शौकीन था। उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की जरूरत महसूस कर ली। नतीजा, उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए। सुबह उसके जूतों पर पॉलिश, कॉलेज जाने से पहले साइकिल की सफाई, रोज कपड़ों की धुलाई और इस्त्री, और रात को सोते टाइम वो बहादुर से अपने शरीर की मालिश करवाता। पर इतने सारे कामों में कभी कभी कोई गलती हो जाती, और जब ऐसा होता, किशोर उस पर गरजने लगता, उसे गंदी गंदी गालियां देता और उस पे हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता। देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा ना, तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है। रोज ऐसी कोई ना कोई बात होने लगी। मैंने किशोर को मना किया, पर वो नहीं माना, तो मैंने भी ये सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो ये चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बचती है, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं ऑफिस से आया, मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते देखा। निर्मला कुछ दूर खड़ी होकर हाँ हाँ कहकर बस मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांटकर अलग किया। वजह यह थी कि बहादुर शाम को साइकिल साफ करना भूल गया था। किशोर ने उसे मारा और गालियां दी, तो उसने काम करने से इनकार कर दिया। मैंने उसे सख्ती से पूछा, तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? बाबूजी, वो रोते हुए बोला, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। उस दिन किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कहा था, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसे समझाया, पर अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब सी हंसी आ रही थी। उस दिन के बाद चीजें और बिगड़ने लगीं। मोहल्ले की किसी औरत ने निर्मला को सिखा दिया कि नौकर को अपनी रोटी खुद बनाने को कहना चाहिए, वरना उनकी आदत खराब हो जाती है। निर्मला को यह बात जच गई। रात को उसने अपनी रोटियां बनाई और चूल्हे से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वो सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। निर्मला ने पूछा, क्या हो गया रे? वो कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकरों की आदत बिगड़ जाती है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर वो उसी तरह खड़ा रहा। निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। वो रोने लगा, पर उस रात उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। वो भूखा ही सोया। अब उससे गलती होती तो निर्मला भी उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 लोग थे, और कभी कभी एक ही गलती के लिए उसे दोनों से मार पड़ती। उस दिन संडे था। मेरी वाइफ के एक रिश्तेदार आए, फैमिली के साथ। घर में काफी चहल पहल थी। हम लोग बातें कर रहे थे कि अचानक एक घटना घट गई। रिश्तेदार की पत्नी अचानक नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के नीचे झांका। फिर कमरे के अंदर जाकर कागज उठा उठाकर देखने लगी। मैंने पूछा, क्या बात है? वो थोड़ा झिझक कर बोली, क्या बताएं, 11 रुपए साड़ी के पल्लू से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे थे, पर वो मिल नहीं रहे हैं। फिर मेरी तरफ झुककर धीमे से बोली, जरा उससे पूछिए ना, वो इधर आया था, कुछ देर तक यहां खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। मैंने कहा, अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है। यू डू नॉट नो, दीज पीपल आर एक्सपर्ट्स इन दिस आर्ट। मैंने बहादुर की तरफ तिरछी नजर से देखा।
वो सर झुकाकर आटा गूंद रहा था। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी। पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया। मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने सख्त आवाज में कहा। जी बाबूजी। इधर आओ। वो आकर खड़ा हो गया। तुमने यहां से रुपये उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने बिना डरे जवाब दिया। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। उसका चेहरा काला पड़ गया था। और तब पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं सोच रहा था कि ऐसा करने से वो सच बता देगा। तमाचा खाकर वो गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। रिश्तेदार ने भी उसे डराया, धमकाया, पुलिस के पास ले जाने का नाटक किया। फिर निर्मला ने भी 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वो बस नहीं नहीं करता रहा। एक झूठ, सिर्फ एक झूठ, और उसने हम सबको आईना दिखा दिया। एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी ही शक्ल देखने से डर रहे थे। उस घटना के बाद बहादुर से ज्यादा भूल चूक होने लगी। वो उदास रहने लगा। एक दिन मैं ऑफिस से देर से लौटा। निर्मला आंगन में चुपचाप सर पर हाथ रखकर बैठी थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मांजे रखे थे। पूरा घर जैसे काटने को दौड़ रहा था। क्या बात है? मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया? क्यों? पता नहीं। आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सुबह से बड़ा खुश था। दोपहर में आंगन से सिलबट्टा लेकर जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से भाग गया कि लोग मारेंगे। कुछ ले गया? यही तो अफसोस है। उसकी आवाज में दर्द था। कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सब छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वो कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े ही, बल्कि उसकी तनख्वाह के पैसे उसके हाथ में रखती, 2-4 रुपए और दे देती। पर वो तो कुछ भी नहीं ले गया। और वो 11 रुपए? अरे वो सब झूठ है। निर्मला की आवाज टूटी हुई थी। मैं तो पहले ही जानती थी वो लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते थे, इसलिए ये सब बहाना बना रहे थे। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ चुभ रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। वो पूरा शहर छान मारा। वो आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने नहीं देता, उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है वो। अगर वो कुछ चुरा कर ले गया होता तो शायद इतना दुख न होता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर अंदर ही अंदर मेरा कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी छोटेपन का एहसास हो रहा था। अगर मैं ना मारता तो शायद वो ना जाता। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई। एक तरफ स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वही भूरा जूता जो मेरे साले के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डाला और उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें, सब कुछ वहीं था। बस दिल बहादुर नहीं था।